हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फ्रंटियर। आज हम लोग मॉडर्न इंडिया की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें वन बाय वन इसमें जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, राइट। और इसमें देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस जितने भी एग्जाम्स हैं सबके लिए। और अगर इसमें देखा जाए तो पिछले 4 सालों में यूपीएससी ने 3 बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक। तो इस वजह से हम इसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे और तो थोड़ा इसमें डिटेल में जाएंगे कि ये इस टॉपिक में और क्या-क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। ओके, तो जैसे हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया में सिर्फ ऐसा तो था नहीं कि सिर्फ ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, उससे पहले भी बहुत सारी जो मेजर पावर्स थी वो इंडिया में थी। और अगर हम लोग देखें कि जब मिडेवल इंडिया है उसका जब एंड होता है और डेथ ऑफ औरंगजेब जब 1707 में होता है, उसके उसके साथ ही जो मिडेवल इंडिया है वो खत्म हो जाता है और हमारा जो मॉडर्न इंडिया है वो शुरू होता है कहीं ना कहीं, राइट। क्योंकि हम लोगों ने जो एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज देखी थी उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि एंशियंट इंडिया से और मॉडर्न इंडिया की टाइमलाइन देखी थी, तब हम लोगों ने वहां पे भी डिस्कस किया था कि 1707 के बाद से इंडिया में जो मॉडर्न इंडिया है वो कहीं न कहीं शुरू हो जाता है। तो अभी इसमें हम लोग देखेंगे कि इससे पहले ही लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो मेजर पावर्स थे, यूरोपियन पावर्स थे, वो आना शुरू हो गए थे। तो उनके आने का मेजर रीज़न क्या था? ऐसा क्या था कि उनको ट्रेड रूट ढूँढना पड़ गया, या जो वास्को डी गामा फॉर एग्ज़ाम्पल जब भारत आया था 1498 में, तो क्या रीज़न था कि वो 1498 में ही आया, उससे पहले क्यों नहीं आया? और उसके पीछे का मेजर जो ट्रेड रूट ढूँढने का रीज़न था, वो भी क्या था? क्या ऐसा क्यों ऐसा था कि वो भारत को पहले नहीं जानते थे? और अगर जानते थे तो वो सिर्फ़ फिर 1498 में ही क्यों आया? तो ये सारे काफ़ी जो क्वेश्चन्स रहते हैं बच्चों के माइंड में, तो इनको भी हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या ये सारे क्वेश्चन्स सही हैं कि नहीं, राइट? तो देखो, अगर हम लोग मैप देखें, जो हमारा वर्ल्ड का मैप है और यूरोप से हम इंडिया का जो कनेक्टिंग पॉइंट है कि क्या-क्या हो सकता है। अगर हम लोग उसके बारे में देखें तो हमें पता है कि एंशिएंट टाइम से ही ट्रेड हो रहा था इंडिया और जो अदर कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनके साथ में हमारा ट्रेड एंशिएंट टाइम से ही चल रहा था। लेकिन एंशिएंट टाइम में जो हमारा सी रूट था, वो कहीं न कहीं जो मिडेवल इंडिया आते-आते वो डिसफंक्शनल हो चुका था। और मिडेवल इंडिया में जो हमारा ट्रेड हो रहा था वो लार्जली हमारा ट्रेड लैंड के थ्रू हो रहा था, सी के थ्रू नहीं हो रहा था, राइट? तो ये पॉइंट याद रखना है, क्योंकि अगर हम जब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि वास्को डी गामा कैसे आया, तो यहाँ पे हमें इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो देखो, अगर हम लोग बात करें कि उस टाइम पे जो ट्रेड हो रहा था हमारा वो कैसे हो रहा था, तो वो हमारा जो ट्रेड हो रहा था वो इंडिया इंडिया में जो ये भी बेसिकली गुजरात वाला रीजन है, यहाँ से भरूच पोर्ट है, या और जो अदर पोर्ट थे इंडिया के, यहाँ से लेके हमारा ये पर्सिया के थ्रू यहाँ से ट्रेड हो रहा था पूरा मिडिल ईस्ट के थ्रू, कॉन्स्टेंटिनोपल, एंड यहाँ से फिर यहाँ पे एक सिटी हुआ करती थी हेरात, फिर यहाँ से इस्तांबुल एंड वेनिस, जेनेवा, एंड फाइनली यूरोप। तो ये हमारा पूरा कनेक्टिंग पॉइंट था, राइट। ये जो ट्रेड रूट था मिडेवल इंडिया का, ये पूरा ट्रेड रूट था। और इसी तरह से यूरोप को पूरा कनेक्ट करते थे और यूरोप से इंडिया के थ्रू ट्रेड होता था। तो देखो, ऐसा नहीं है कि जो यूरोपियन जो लोग हैं उनको इंडिया के बारे में पता नहीं था, क्योंकि ट्रेड तो चल ही रहा था, एंशिएंट टाइम पे भी चल रहा था, मेडिएवल टाइम पे भी चल रहा था, उनको पता था, राइट। इंडिया के बारे में भी पता था और वो ट्रेड भी करते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उनको जो न्यू सी रूट्स हैं उनको ढूंढने की जरूरत पड़ी। तो अगर हमें समझना है तो इसको हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और यूरोप की थोड़ा हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि वहाँ पे एग्जैक्टली वहाँ पे चल क्या रहा था और ऐसे क्या सडन चेंजेस हो रहे थे वहाँ पे कि इंडिया की जो प्रोडक्ट्स की इतनी हैवी डिमांड थी वो बढ़ रही थी। एंड वहाँ पे और क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी जिसकी वज़ह से उनको सी रूट ढूँढना पड़ा। तो देखो, ये सारा जो स्टोरी है ये शुरू होती है हमारा 12th सेंचुरी में, जहाँ पे एक बंदा था जिसका नाम था दांते, और उसने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था डिवाइन कॉमेडी। अब इस डिवाइन कॉमेडी में उसने बेसिकली जीसस क्राइस्ट थे उनका मज़ाक उड़ाया था या उनके ऊपर बहुत सारे जोक बनाए थे। और उसने कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश करी थी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ़ गॉड के हिसाब से सारी चीज़ें नहीं चलती हैं, कुछ नेचुरल चीज़ें भी होती हैं, राइट? तो लेकिन उस टाइम पे देखो, हम लोग मिडेवल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ में क्या हुआ, उसको उसको मार दिया गया। उसको बेसिकली कोई भी अगर आप किसी के सामने भी गॉड का मज़ाक उड़ाओगे या कुछ इस तरह की बातें करोगे, तो लोग उसको हल्के में नहीं लेते हैं, या बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं उनके इमोशंस को हर्ट करता है। तो उस टाइम पे यूरोप में भी यही हो रहा था, और वहाँ पे उस टाइम पे चर्च के खिलाफ जाना तो एक बहुत ही ज़्यादा एक क्राइम माना जाता था।
तो इस वजह से वहाँ पे लेकिन इसकी इसकी वजह से कुछ धीरे-धीरे ग्राउंड लेवल पे कुछ चेंजेस शुरू हो गए। बिकॉज़ वहाँ पे चर्च का जैसे-जैसे कंट्रोल बढ़ते जा रहा था ना, तो लोगों को भी कहीं न कहीं उससे प्रॉब्लम हो रही थी। तो धीरे-धीरे लोगों ने भी सोचना शुरू कर दिया कि ये बोल तो कहीं न कहीं सही रहा है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, धीरे-धीरे चेंजेज़ आने शुरू हो गए और जो गॉड का या जो रिलिजन का जो क्रिटिसिज़्म है, वहाँ पे वो शुरू हो गया। और जैसे-जैसे रिलिजन का क्रिटिसिज़्म बढ़ते गया 12th सेंचुरी से, वैसे-वैसे वहाँ पे लोग मटेरियलिस्टिक बनते गए, राइट? पहले क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे, तो वहाँ पे कुछ नए इन्वेंशंस नहीं हो रहे थे, नई डिस्कवरीज़ नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे-जैसे मटेरियलिस्टिक लोग बने, रिलिजन का क्रिटिसिज़्म शुरू हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बढ़ी, नई-नई चीज़ें लोगों ने इन्वेंट करा। जैसे वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे उस टाइम पे बहुत सारे नए इन्वेंशंस हुए, गैलीलियो, कोपरनिकस की बात करें अगर हम लोग वहाँ पे उस टाइम पे, तो वहाँ पे बहुत मेजर इन्वेंशंस हो रहे थे और यूरोप उस टाइम पे प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहा था। तो जैसे ही देखो, जब प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है तो जो लग्ज़री गुड्स हैं उनकी कहीं न कहीं डिमांड भी बढ़ती है। तो और उस टाइम की लग्ज़री गुड्स क्या हुआ करती थी, कॉटन, सिल्क, राइट? और जो जैसे प्रीशियस स्टोन्स हो गए या जो हमारे यहाँ से स्पाइसेस हो गए, इनकी कहीं न कहीं जो डिमांड है वो बढ़ रही थी। और देखो, जब आपके यहाँ जब क्या प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है और ये सारी चीज़ें होती हैं, आप एक्सपोज़ होते हो, तो कहीं न कहीं आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, जो उनमें भी चेंज आता है। तो धीरे-धीरे, क्योंकि पहले जो रिलीजन सिर्फ़ वेजिटेरियन बेस्ड रिलीजन था, वो धीरे-धीरे चेंज हो रहा था। उनकी जो ईटिंग हैबिट्स थी, वो चेंज हो रही थी और कहीं न कहीं मीट की डिमांड बढ़ रही थी। अब देखो, अगर आपको सपोज़ करो आपको अगर मीट खाना है, तो उसके लिए उस टाइम पे कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, रेफ्रिजरेटर वगैरह तो था नहीं। तो उनको क्या करना रहता था, उनको उसको प्रिज़र्व करके रखना पड़ता था। और अगर आपको मीट को प्रिज़र्व करके रखना है, तो उसके लिए आपको कहीं न कहीं सॉल्ट की ज़रूरत होगी, टर्मरिक की ज़रूरत होगी एंड और स्पाइसेस की ज़रूरत होगी, और वो उनके पास थे नहीं। वो उसके लिए उनको इंडिया से मँगवाना पड़ता था, राइट? और उस टाइम पे ये एक बहुत ही ज़्यादा लग्ज़री गुड्स हुआ करती थी। तो इस वज़ह से जैसे-जैसे वहाँ पे मटेरियलिज़्म बढ़ रहा था यूरोप में, वैसे-वैसे वहाँ पे जो लग्ज़री गुड्स हैं, इनकी सारी डिमांड्स बढ़ रही थी, जो वो चीन और इंडिया से मँगवाते थे, राइट? अब हम अगर देखें तो उस टाइम पे वो उनको ये सारी जो गुड्स हैं वो उनको मिल रही थी। तो अगर हम लोगों ने जैसे अभी जो ट्रेड रूट डिस्कस करा था, तो ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल वाला जो ट्रेड रूट था, यहीं से पूरा उनको सारी गुड्स उन उन तक पहुँच रही थी और उनको मिल भी रही थी। लेकिन यहाँ पे जो 1453 में क्या होता है कि ये जो यहाँ पे एम्पायर था, ये पहले बेंजेंटाइन एम्पायर हुआ करता था और वो एक क्रिश्चियन एम्पायर था। लेकिन 1453 में यहाँ पे अचानक से अटैक होने शुरू हो गए और यहाँ पे अरेबियन रूल आ गया बेसिकली, और अरब मर्चेंट्स ने यहाँ पे पूरा अपना मोनोपोली यहाँ पे क्रिएट कर लिया, और जो जो क्रिश्चियन मर्चेंट थे या यूरोप से जो कनेक्ट है, उसको भी एकदम से खत्म कर दिया, राइट? और यहाँ पे जो एक ओनली ऐसी सिटी इस्तांबुल, जो यूरोप को एशिया से कनेक्ट करती थी, वो भी इधर इस यहीं पे थी, सिचुएटेड थी, उसको भी इनने बंद कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो डिमांड है वो तो बढ़ गई, बट सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही थी, और इसकी वजह से मच गया कॉस्ट पूरे में, राइट? पूरे में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही थी और सप्लाई नहीं हो पा रही थी। तो उसकी वजह से देखो क्या हुआ, यूरोप के जो बड़े-बड़े मर्चेंट्स थे या जो वहाँ के ट्रेडर्स थे, उनको हेवी लॉसेस शुरू हो गए, और उसको फुलफ़िल करने के लिए उनको कोई भी नया तरीका नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे पूरे में जो अरब मर्चेंट्स थे या जो अरब रूलर्स थे, उनका कब्ज़ा था, और उन्होंने उसको पूरे तरीके से अपना मोनोपोली वहाँ पे क्रिएट कर लिया था। तो अब वो क्या करेंगे, तो उन्होंने क्या करा, कुछ एक्सप्लोरर हायर करे और उनको बोला कि आप इंडिया और चाइना के लिए रूट ढूँढो, राइट? और उसमें ऐसा नहीं था जो वास्को डी गामा, जैसे हम पढ़ते हैं कि वास्को डी गामा 1498 में इंडिया आया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ उसी को भेजा गया था। उन्होंने 2 और मर्चेंट जो भेजे थे यूरोप से एशिया की तरफ, और उन्होंने बोला था कि आप जाके सी ट्रेड ढूँढो, क्योंकि जो लैंड वाला रूट था वो तो पूरा बंद हो गया था। तो उनको रूट ही एक उनको रास्ता दिखा। तो इसकी वज़ह से उन्होंने, जो एक्सप्लोरर है, उन्होंने बोला कि आप सी रूट के थ्रू आप इंडिया के लिए रास्ता ढूँढो। अभी यहाँ पे देखो होता क्या है कि मेन जो 3 यहाँ पे जो अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सप्लोरर्स की बात करें, तो एक तो वास्को डी गामा था, और दूसरा था हमारा कोलंबस, राइट? जिसने अमेरिका की खोज करी थी, और एक था कैब्राल। ये जब ये यूरोप से निकला तो इसने ब्राज़ील को खोजा। तो ये 3 जो एक्सप्लोरर थे उस टाइम पे, ये निकले थे इंडिया के लिए ही, लेकिन इन्होंने खोजा, एक ने उसने जो कोलंबस था उसने अमेरिका को खोजा, और जो कैब्राल था इसने ब्राज़ील को खोजा, और ये जो वास्को डी गामा था ये फाइनली इंडिया पहुँचा केप ऑफ गुड होप के थ्रू। ये इंडिया में पहुँचा। इंडिया का जो मालाबार कोस्ट है 1498 में, ये यहाँ पे आया। ये मालाबार वाला रीजन कौन-सा है? ये केरला वाला जो रीजन है, राइट? ये यहाँ पे आया फर्स्ट टाइम 1498 में।
ओके, तो अब हम लोगों ने देखा कि ये यहाँ पे 1498 में आ गया है। अभी उस टाइम पे यहाँ पे जो इंडिया में जो रूलर बैठा था, उसका नाम था जैमोरिन, राइट? ये जो केरला में था और ये उस टाइम पे रूल कर रहा था। तो ये जब आया तो अब आएगा तो कौन-सी लैंग्वेज में बात करेगा? तो देखो, इंडिया में जो अरब्स थे वो बहुत पुराने टाइम से काफ़ी टाइम से ये यहाँ पे जो ट्रेड कर रहे थे। तो यहाँ पे जो रूलर थे, यहाँ पे ये भी थे, मुगल रूल कर रहे थे उस टाइम पे, राइट? ये सारे मुस्लिम रूलर ही थे। तो यहाँ पे जो अरेबियन जो लैंग्वेज थी ना, वो बहुत ज़्यादा लोगों को आती थी और लोग बोल भी सकते थे। तो जब ये यहाँ पे आया कोलंबस, तो ये वास्को डी गामा जब भारत आया, तो इसने 1498 में, तो इसने जिस लैंग्वेज में यहाँ पे कॉन्टैक्ट करा ना, वो अरेबियन लैंग्वेज ही थी। बिकॉज़ इनको और कोई लैंग्वेज उस टाइम पे नहीं आती थी, तो अरेबियन लैंग्वेज में ही इन्होंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट किया। अब देखो इस तो हम बोल सकते हैं कि जो मेन रीजंस थे जिसकी वजह से इनको अल्टरनेटिव निकालना पड़ा या ट्रेड रूट्स को डिस्कवर करना पड़ा, उसमें एक तो ये था कॉन्स्टेंटिनोपल का जो फॉल हुआ 1453 में, एक तो ये था ऑटोमन टर्क्स जो आए, कैप्चर करा उन्होंने। दूसरा जो यहाँ पे अरब मर्चेंट्स थे, वो भी कहीं न कहीं उनकी उन्होंने अपनी पूरी मोनोपोली क्रिएट कर ली थी रेड सी के थ्रू, तो उसको भी इनको काउंटर करना था। नेक्स्ट है कि जो हाई डिमांड थी स्पाइसेस की, राइट? जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस करा है। और उसके बाद में इनको कुछ और भी इन्होंने इसके साथ में डिस्कवरीज़ करी थी, जैसे स्पेन हो गया और अमेरिका हो गया, राइट? ब्राज़ील हो गया। तो ये मेजर इनके कुछ रीज़न्स थे जिसकी वज़ह से ये इंडिया में आए। अब हम देखो ये बोल सकते हैं कि वास्को डी गामा जब भारत में आया 1498 में कैलीकट में, तो वहाँ से जो हमारा इंडिया का जो मैरीटाइम कॉलोनाइज़ेशन है ना, वो कहीं न कहीं शुरू हो गया। और देखो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पे जो रूलर थे ना, उन्होंने जो रूट है, उसको लेके उन्होंने कोई भी डेवलपमेंट नहीं करे। जैसे हम लोगों ने डिस्कस करा कि एंशिएंट जो ट्रेड था, वो इसी से होता था, सी रूट के थ्रू ही होता था। लेकिन उसके बाद जब मेडिएवल पीरियड आते-आते ना, ये सारे जो सी रूट थे, खत्म हो गए थे। और जो इंडिया के जो रूलर थे वो ये सोचते थे कि हमें बाहर से कोई भी खतरा नहीं है, और उस टाइम पे था भी नहीं। तो इस वजह से उन्होंने सी रूट्स थे उनको कभी डेवलप करने की कोशिश ही नहीं की। और इसका जो लॉस हुआ ना, वो हमें आगे चल के हुआ जब ये यूरोपियंस आए और इन्होंने हमारा पूरा जो इंडियन ओशन वाला रीजन है, उसको पूरा कवर कर लिया या उस पे पूरा कब्जा कर लिया। तो इसका हम लोग अभी आगे देखेंगे कि इन्हें कैसे इंडियन ओशियन पे, ये पुर्तगीज थे, इन्होंने कितनी सारी पॉलिसीज लेके आए और इन्होंने पूरे इंडियन ओशियन को कब्जा करके रखा था। देखो, अगर हम लोग वास्को डी गामा की बात करें ना, तो ये इंडिया में सिर्फ़ 1 बार नहीं आया था, इंडिया में 2 बार आया था। जब पहली बार आया था तो ये बहुत सारा वहाँ से सामान लेके आया था और इसने इंडिया में बहुत हाई प्रॉफ़िट में वो सारी चीज़ें सेल करी थी। और ऐसा बोला जाता है कि उस टाइम पे इसको जो भी ये लेके आया था उसका 60% से भी ज़्यादा इसको प्रॉफ़िट हुआ था। मतलब 60 गुना ज़्यादा प्राइस पे उसने यहाँ पे बेचा था और हैवी प्रॉफ़िट के साथ में ये वापस गया था और ये फिर दोबारा आया था इंडिया में, 1501 के आस-पास आया था और इसने जो फैक्ट्री है वो भी एस्टेब्लिश करी थी कन्नौर में। राइट? तो पहली बार में आया था ये और आके इसने बहुत सारा जो अपना जो भी लेके आया था सारा सेल किया और हैवी प्रॉफिट कमाया और चले गया। और फिर उसके बाद ये दोबारा आया, दोबारा ये 1501 में आया और इसने कैन्नौर में फैक्ट्री लगाई और शायद इसकी यहीं पे डेथ भी हो गई थी इंडिया में। आई एम नॉट कन्फर्म्ड अबाउट दिस, यू कैन सर्च इट। उसके बाद देखो अगर इसके बारे में फिर इनका धीरे-धीरे डेवलपमेंट कैसे हुआ पोर्तुगीज़ का, तो ये इसमें ओके, नेक्स्ट अगर फर्दर डेवलपमेंट देखें पुर्तगीज़ का, तो इसमें जो इनका नेक्स्ट ऑफिसर था, वो था कैब्रल, जिसने ब्राज़ील के रूट को डिस्कवर करा था। ये इंडिया में आया 1500 से 1501 के बीच में और इसने जो फैक्ट्री है, ये फर्स्ट फैक्ट्री थी पुर्तगीज़ की, इन्होंने सेटअप करी 1500 में कैलीकट में इसने सेटअप करी, राइट? तो ये भी इंडिया में आया था। बाद में पहले इसने ब्राज़ील डिस्कवर करा, उसके बाद ये इंडिया में आया था। ओके, और पुर्तगीज़ देखो, पुर्तगीज़ ऐसे पहले जो यूरोपियन पावर थे जिन्होंने इंडिया में अपने गवर्नर्स भेजे, तो इसमें जो इनका पहला सबसे पहला गवर्नर था वो था फ्रांसिस डी अल्मेदा। ये देखो 1505 से 1509 के बीच में इंडिया में रहा और ये फर्स्ट गवर्नर था पुर्तगीज़ का। इसका जो मेन जो इसका बात कर सकते हैं अचीवमेंट क्या था, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट करी थी और इसके अंडर में ये क्या करना चाह रहा था, जो है पूरा सी रूट है, उसमें पूरा ये अपना सुप्रीमेसी पूरा एस्टेब्लिश करना चाह रहा था। इसी वजह से इसने पूरा वहाँ पे ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट करी और एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी वहाँ पे सी में एस्टेब्लिश करने की कोशिश की इसने। नेक्स्ट देखो ये अल्फांसो दी अल्बुकर्क, ये 1509 में आया था और 1515 तक ये इंडिया में रहा था। अब देखो इसको रियल फाउंडर माना जाता है क्योंकि इसके अचीवमेंट्स काफ़ी थे। इसने 1510 में गोवा कब्जा करा था सुल्तान ऑफ बीजापुर से और जो विजयनगर रूलर थे उस टाइम पे उनकी हेल्प से इसने गोवा को कैप्चर किया था। अब देखो जो यहाँ पे
कुछ चोक पॉइंट्स थे, जैसे हारमूज़ हो गया और मालाबार हो गया, मलक्का हो गया, उसको भी इसने सीज़ कर लिया था, राइट? क्योंकि ये अपनी जो मैरीटाइम एक्टिविटीज़ हैं, उनको वहाँ पे या जो मैरीटाइम सुप्रीमेसी है, उसको बढ़ाना चाह रहा था। तो इसने ये कुछ मेजर चोक पॉइंट्स हैं, इनको कब्ज़ा करके रखा था। फिर इन अब जैसे इन लोगों ने गोवा कब्ज़ा करा, तो वहाँ पे इन लोगों ने कुछ अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म्स है, वो भी लाए। जैसे सती है, तो सती एबॉलिश किया था इन्होंने 1515 में, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट इन्होंने कुछ अभी क्रॉप्स भी यहाँ पे कुछ फ्रूट्स भी इंट्रोड्यूस करवाए थे। तो वो हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में लास्ट में देखेंगे कि कौन-कौन से ऐसे मेजर फ्रूट्स थे या मेजर क्रॉप्स थी जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। नेक्स्ट जो देखो गवर्नर था वो था नीनो दा कूना। ये 1529 से 1538 में के बीच में इंडिया में आया था। अब इनकी जो टाइमलाइन है ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद जो इसका अभी देखो जो हमने अभी बात करी अल्बुकर्क के बारे में, उसने क्या करा था, उसने गोवा कैप्चर करा था, राइट? और वहाँ पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर दिया था। लेकिन इसने क्या किया, इसने गोवा को हेडक्वार्टर बनाया। इसने जो इनका जो फर्स्ट हेडक्वार्टर था वो था कोचीन था। कोचीन से इन्होंने शिफ्ट कर दिया गोवा में, राइट? और यहाँ पे जो बहादुर शाह है उससे भी इन्होंने अच्छे रिलेशंस बनाए। और उसकी वजह से क्योंकि वो जो हुमायूँ था उस टाइम पे मुगल एम्परर उसके खिलाफ लड़ रहा था, तो इन्होंने बहादुर शाह की हेल्प करी और उसको अपने साइड ले लिया और उससे वसई जो बेसिन वाला रीजन है 1534 में उसको ले लिया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कुछ इश्यू होने के वजह से इन्होंने जो बहादुर शाह है उसको बुलाया और पुर्तगीज़ शिप में और उसको वहीं से नीचे फेंक दिया और उसकी डेथ हो गई। तो ये लोग अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, तो ये लोग पहले उससे इन्होंने उस वसई को कैप्चर किया और बाद में जब प्रॉब्लम होने लगी तो इन्होंने उसको ही ख़त्म कर दिया, राइट? और ये एक एग्ज़ाम्पल देखो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आई थिंक 2024 में ये यूपीएससी में पूछा भी गया था, तो ये इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो इसने नीनो दा कूना था, इसने अपनी जो सेटलमेंट है ये हुगली बंगाल में अभी एस्टैब्लिश करी थी। तो अब देखो ये धीरे-धीरे जो इनके फुटप्रिंट्स हैं वो इंडिया के जो अंदर हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद है कार्टर सिस्टम। तो ये जो नीनो कूना था इसने कार्टर सिस्टम शुरू करा था। ये एग्ज़ैक्टली क्या था? तो ये एक एक तरह का एग्रेसिव जो नेवल लाइसेंसिंग सिस्टम था। इसमें जो पुर्तगीज़ थे वो क्या करते थे, रेवेन्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और जो हमारा इंडियन ओशियन है उसमें जो पूरा मैरीटाइम ट्रेड चल रहा था वहाँ पे, उसको मोनोपोलाइज़ करने के लिए ये लोग ये सिस्टम लेके आए थे। इसमें बेसिकली ये लोग करते क्या थे, तो जितनी भी नॉन पुर्तगीज़ जो भी इंडियन वहाँ पे शिप्स थीं, जो भी इंडियन ओशियन से गुज़रती थीं, उन पे ये हैवी जो टैक्स वो पैसा वसूलते थे और उनको ये पास इश्यू करते थे। और अगर किसी के पास में वैलिड पास नहीं होता था, तो वहाँ पे ये लोग क्या करते थे, उनके जो मर्चेंट थे, जो शिप्स थे, उनको कॉन्फिस्केट कर लेते थे और जो उनका पूरा क्रू होता था, उसको एग्ज़ीक्यूट कर देते थे। यानी उसको मार देते थे और जो उनका जो शिप था, उसको कॉन्फिस्केट कर लेते थे। तो ये इनका कंपल्सरी पास और सीज़र पॉलिसी थी इस कार्टर सिस्टम के अंदर, जिससे कि ये अपना पूरा मोनोपोली जो इंडियन ओशियन में है, उसको कंप्लीट करके रख सकें। नेक्स्ट अगर देखें कि इनके मुगल्स के साथ में इनके रिलेशंस कैसे थे पुर्तगीज़ के, तो देखो उस टाइम पे मुगल का रूल तो था ही, तो इस वज़ह से इन्होंने मुगल से बना के रखी थी अपनी, क्योंकि उसकी वज़ह से अगर ऐसा नहीं करते तो इनको प्रॉब्लम हो सकती थी। तो इन्होंने अकबर से इम्पीरियल फरमान 1579 में इश्यू करवाया था और जिसकी वज़ह से ये जो हुगली में जो इन्होंने सेटलमेंट बनाया था उसको एस्टेब्लिश कर पाए थे, राइट? और अकबर ने इनके जो 2 ज्यूस फादर्स थे उनको भी अपने कोर्ट में बुलाया था, उसमें से एक का नाम था रोडाल्फो एक्विया। अगर आई एम प्रोनाउंसिएटिंग रॉन्ग देन प्लीज़ पार्डन मी। और देखो ये थोड़े से नाम क्रिश्चियन नाम है, सो आई थिंक अगर मेरे से गलत हो रहे हैं। और दूसरा है एंटोनियो मोंसेरेट, राइट? ये जो था ये गोवा से उसके कोर्ट में गए थे 1580 में। तो ये ईयर भी इम्पोर्टेंट है और ये नाम भी इम्पोर्टेंट है। रोडल्फो एक्विया एंड एंटोनियो मोंसेरेट, राइट? ये 2 मिशनरीज़ थे जो उसके अकबर के कोर्ट में गए थे 1580 में। उसके बाद में अगर इनका शाहजहाँ से रिलेशन देखा जाए कि शाहजहाँ से रिलेशन इनका कैसा था? तो देखो शाहजहाँ के टाइम पे इनका थोड़ा-सा रिलेशन खराब हो गया था, बिकॉज़ इन्होंने क्या करा था, 2 स्लेव गर्ल्स थीं जो मुमताज़ महल की एक तरह से दासी जैसे उस टाइम पे बोला जाता था, वो हुआ करती थी। उनको सीज़ कर लिया था, उनको इन्होंने कैप्चर कर लिया था। उसकी वजह से जो शाहजहाँ था उसने ऑर्डर दिया था कि हुगली को सीज़ करने का और 1632 में उसने जो हुगली है उसको सीज़ कर लिया था, राइट? तो इसलिए शाहजहाँ से इनके कहीं न कहीं रिलेशंस खराब हुए थे इस वजह से।
देखो अब अगर इनका डिक्लाइन की बात करें तो 17th सेंचुरी में क्या हुआ, जैसे-जैसे ब्रिटिश का होल्ड इंडिया में बढ़ रहा था, इनका कहीं न कहीं डिक्लाइन शुरू हो गया और इनकी जो मेजर जितने भी रीजन्स थे, वो इनकी जो भी इंडियन फैक्ट्रीज़ थी जहाँ-जहाँ पे भी, वो सारा इनके हाथ से कहीं न कहीं निकल गया और इनका कुछ जो मेन-मेन जो स्ट्रॉन्ग होल्ड जो बची थी, वो गोवा, दमन और दीव में ही बची थी, राइट? और इसमें एक चीज़ जो याद रखने लायक है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये ऐसी फर्स्ट ऐसी मेजर पावर थी जो सबसे पहले इंडिया में आई थी 1498 में और सबसे लास्ट में इंडिया से गए थे 1961 में, राइट? जब इंडियन मिलिट्री ने वहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया था, उसके बाद ये 1961 में इंडिया से गए थे। तो जब तक इनका कब्ज़ा गोवा, दमन एंड दीव में रहा था, राइट? और उस उसमें देखो इनका जो पुर्तगीज़ जो ये फर्स्ट यूरोपियन जैसे मैंने अभी बताया, तो वही यहाँ पे एक मेंशन है कि फर्स्ट यूरोपियन टू अराइव एंड लास्ट यूरोपियन टू लीव। अब इनका देखो अगर इम्पैक्ट देखें कि इनका इंडिया में इम्पैक्ट क्या रहा है, तो इनका इंडिया में काफ़ी मैसिव इम्पैक्ट रहा है। आज भी देखो गोवा वाले जो रीजन है, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी का हैवी प्रेजेंस है। तो वो कैसे हुआ? तो देखो ये जब इन्होंने गोवा कैप्चर करा, तो इन्होंने वहाँ पे क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए एग्रेसिव कैंपेन चलाया वहाँ पे। वहाँ पे एक क्रिश्चियन मिशनरी था कॉल्ड हिज नेम वाज़ फ्रांसिस जेवियर। ये जो सेंट फ्रांसिस जेवियर है, इसके नाम पे बहुत सारे कॉलेजेस आज भी मिल जाएँगे। इसने बहुत ज़्यादा वहाँ पे अग्रेसिव कैंपेन चलाया और जितने वहाँ पे 1540 आते-आते वहाँ पे जितने भी टेम्पल थे, देखो 1510 में गोवा कैप्चर करा और 1540 आते-आते जितने भी वहाँ पे टेम्पल थे सारे इन लोगों ने डिस्ट्रक्शन वहाँ पे कर दिया सबका, सारे खत्म कर दिए वहाँ पे म बहुत सारे जितने भी लोग थे, इवन हिंदू, मुस्लिम जो भी थे, उनको या तो इन्होंने कन्वर्ट करवा दिया या तो उनको मार दिया। बहुत ऐसे बोला जाता है कि वहाँ पे एक टाइम पे लाशों का वहाँ पे ढेर वहाँ पे लगा दिया गया था। इतने लोगों को मारा गया था। उसके बाद में अगर इनका एजुकेशन सिस्टम में इनका इम्पैक्ट देखें तो क्या हुआ? तो ये इन लोगों ने मॉडर्न स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए ये जो मिशनरीज़ थे इन्होंने ही अपनी एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए इन्होंने और अपने लोगों को वहाँ पे के लिए वहाँ पे कुछ मॉडर्न स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए। लेकिन वहाँ पे जो ये एजुकेशन देते थे, वो नेटिव लैंग्वेज में देते थे, तो ये याद रखना है, इंग्लिश नहीं थी वहाँ पे या अरेबियन नहीं थी, नेटिव लैंग्वेज थी, राइट? अभी एक इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन माना जाता है, वो प्रिंटिंग प्रेस में माना जाता है। तो इनकी जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस थी इंडिया में, वो ये 1556 में लेके आए थे और इसमें इन्होंने सबसे पहले जो बाइबल है, उसको ट्रांसलेट करा था कन्नड़ा एंड मलयालम में। तो देखो हमेशा से ही इनका जो एम था ना, वो कहीं न कहीं क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना भी था, फर्स्ट जो इनका एम था। तो इसलिए ये अगर ये प्रिंटिंग प्रेस भी लेके आए तो सबसे पहले इन्होंने बाइबल को ही ट्रांसलेट करा कन्नड़ा और मलयालम में। तो ये कहीं न कहीं इनकी मेंटालिटी को भी दिखाता है। नेक्स्ट है इनका एग्रीकल्चरल जो भी इन्होंने कौन-कौन से प्रोडक्ट्स लेके आए, तो इन्होंने कुछ अपनी ऐसा नहीं सिर्फ़ इंडिया में इन्होंने और अभी जो इनकी कॉलोनीज़ थी वहाँ पे भी ये लोग लेके गए। तो इन्होंने कुछ फ्रूट्स कुछ क्रॉप्स लेके आए थे ये, जैसे पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, लेडी फिंगर हो गया, राइट? पाइनएप्पल हो गया, पपाया, ऑरेंज एंड आलमंड्स हो गया, टोबैको हो गया, कॉर्न हो गया, चिली हो गया, ग्रैंड नट्स हो गया, सपेटा हो गया, लीची हो गया, कैश्यू नट्स हो गया। तो ये सारी मेजर क्रॉप्स थी जो ये लेके आए थे। तो ये इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स में पूछी भी जाती हैं, इसलिए मैंने इनको स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन करा है, तो यू कैन टेक दिस एज़ स्क्रीनशॉट और मेक द नोट एज़ इफ यू वांट। सो थैंक यू सो मच। आज हम लोग इतना ही रखते हैं क्योंकि अभी ये लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग लेक्चर देखेंगे उसमें हम लोग जो फ्रेंच है, इंग्लिश है, डेन्स है, डच है, इन सब के बारे में देखेंगे जो अदर यूरोपियन पावर इंडिया में आई थी, राइट?